नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसबीआई क्लर्क में। अब लगभग 1 महीने हार्डली बचे हुए हैं अगर मैं आज से देखूं तो। नोटिफिकेशन आए हुए काफी टाइम हो गया, लगातार हम लोग इसके बारे में पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब ये बहुत जरूरी है कि आखिरी 30 दिनों की तैयारी एसबीआई क्लर्क की कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है मैथ्स में, रीजनिंग में और इंग्लिश में। की शुरुआत आपको प्रीलिम से ही करना है। तो बहुत सारे बच्चे स्पेशली जो पहली बार एसबीआई क्लर्क को दे रहे हैं, उनके मन में ये सवाल है कि सर किस तरह से हम इसको बेसिक से बैलेंस कर। आइए इस पे हम लोग डिटेल बात करते हैं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर भी जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको एसबीआई क्लर्क का पैटर्न बताऊं तो हम जानते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चंस हमें प्रीलिम्स में मिलने वाले हैं और 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 1 घंटे का समय मिलेगा। हमें पर सब्जेक्ट में 20 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया गया है। मैथ्स में आपको 20 मिनट, इंग्लिश में 20 मिनट और रीजनिंग में भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग और मैथ में आपको 35-35 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आपको प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी जो है वो किस तरह से फॉलो करनी है अगले 30 दिनों में, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को आप गो थ्रू करिए। मतलब आप ये देखिए कि 2022 में, 2021 में, 2020 में किस तरह का एसबीआई क्लर्क का पेपर, चाहे वो शिफ्ट वाइज हो या फिर आप कंप्लीट एक देख सकते हैं कि ओवरऑल पैटर्न किस तरह का पूछा गया। समझिएगा बहुत ध्यान से मैं जो बता रहा हूं। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और आप ये देखिए कि आप कहां स्टैंड करते हैं, आप उसमें कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। आजकल ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी ऐसे आ गए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसके पैटर्न को ऑनलाइन मॉक टेस्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो आप लाइव पेपर देके ये देख सकते हैं कि जो पिछले साल पेपर पूछा गया था उसमें आज अगर आप उस मॉक को दे रहे हैं तो आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, जब आपने मॉक दिया तो जाहिर सी बात है आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी दिख जाएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स भी दिख जाएंगे। अगर 100 नंबर का पेपर है लेट सपोज, और अगर आप तैयारी आपने कर रखी है तो हो सकता है आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे 60-70 आ जाए और 30 मार्क्स आपके रह जाएं। तो 60 से 70 मार्क्स तो आपका टैलेंट है, उसको साइड करिए। आप ये देखिए जो 30 नंबर आपसे नहीं बने या आप नहीं कर पाए, उसमें कहां मिस्टेक हो रही है। आपका सबसे प्रायर काम होना चाहिए कि अपने वीक एरियाज पे आपको काम करना है। जब आप वीक एरियाज पे काम करेंगे तो कोशिश करें आप कि उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करने प्रॉपर, वो क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस में बहुत काम आ जाएंगे। जो भी आपको वीक एरिया समझ में आया कि हाँ भाई पजल में ये गलती मुझसे हो गई है, तो आप उस तरह की 2-4 पजल को सॉल्व कर लें ताकि आपको लेवल समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये मिस्टेक है, आगे से ये मिस्टेक मैं नहीं करूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक आप दीजिए। इसके अलावा आप कंप्लीट मॉक यहां पे दीजिए। तो आपको यहां पे दोनों चीजें करनी है। सेक्शनल मॉक आप रीजनिंग का इंडिविजुअल दे सकते हैं, जहां पे आप केवल पजल का जो है वो सेक्शनल मॉक दे लीजिए, सिलॉग का केवल सेक्शनल मॉक दे लीजिए, इनइक्वालिटी का सेक्शनल मॉक मतलब दे लीजिए। इससे क्या होगा कि आप टॉपिक वाइज अपने नंबर्स देख पाएंगे कि आप स्पीड में कैसे कर पा रहे हैं। और जब आप सेक्शनल मॉक दे रहे हैं तो कोशिश करें कि डेली एक, अब जैसे 1 महीने में कहूं बचा हुआ है तो आप सेक्शनल मॉक तो साथ में दीजिए, 2 दिन में एक बार आप एटलीस्ट डेली एक मॉक दीजिए। ठीक है, और 15 दिन जब हो जाए, जब 15 दिन बचे आपके एग्जाम के लिए, तब फिर आपको डेली एक मॉक देना है, एनालाइज करना है, अपनी मिस्टेक्स को आपको देखनी है और मिस्टेक्स को आपको ओवरकम करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज और है, जितना ज्यादा आप गलतियों को देखते जाएंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि इन टॉपिक्स में मुझे और कितनी इंप्रूवमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल आपने पेपर देखा और उस पेपर को देखने के बाद आपसे 2-4 सवाल सिलॉक के गलत हो गए, लेट्स सपोज ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट गलत हो गया। तो अगर आप ओनली अ फ्यू के कॉन्सेप्ट को एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार वापस से रिपीट कर लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो ये बेस्ट पार्ट होगा क्योंकि दोबारा आपसे वो मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। और जब ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो वापस से आपको प्रीवियस ईयर पेपर में जाना है। अगर आपके प्रीवियस ईयर पेपर इनफ हो गए हैं, लेट्स सपोज 2, 4, 5, 6, 7 आपने कर लिए हैं, तो आप यहां प्रीवियस ईयर पेपर की बजाय एक्सपेक्टेड मॉक पेपर भी आप दे सकते हैं। तो आपको फिलहाल जो करना है वो ये करना है कि पूरा फोकस आपका मॉक टेस्ट में हो। मॉक टेस्ट दीजिए, गलतियां देखिए, गलतियों को समझिए आपसे क्या मिस्टेक हुई है, उसको ओवरकम करिए, वापस से मॉक दीजिए, फिर से गलतियां देखिए। ये साइकिल आप चलाते जाएंगे तो आपके नंबर धीरे धीरे आपको इंप्रूव जो है वो होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे अब अगर मैं मैथ्स की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं और इंग्लिश की बात करूं तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी आवश्यक है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो ये आपका थोड़ा सा रीजनिंग की तुलना में इजी होता है। अगर मैं यहाँ पे
क्यों इजी कह रहा हूं? क्योंकि कई ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे आप मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करूं, अप्रोक्सीमेशन की बात करूं, क्वाड्रेटिक की बात करूं, मिसिंग नंबर सीरीज की बात करूं, राइट, ठीक है। इसके अलावा जो इजीएस्ट डीआई आ जाती है, मैं पजल को इसलिए भी इजी कह रहा हूं, या मैं रीजनिंग से इसलिए भी इजी कह रहा हूं क्योंकि रीजनिंग में आजकल पजल ज्यादा पूछी जाती है। तो 2 4 5 पजल अगर आ गई तो वो थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है। आजकल मिनिमम 20 नंबर तो हम पजल देख ही रहे हैं, जो कि जरूरी है कि आपको सारे पैटर्न आने चाहिए। अगर आपको सारे पैटर्न पजल के आ रहे हैं तो ही आप उसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन स्पीड अगर बेहतर है तो आप अच्छा मार्क्स जो है वो मैथ में गेन कर सकते हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, देखिए सिंपल लिखा भी है, पजल और सिटिंग को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं अगर आप रीजनिंग को पढ़ रहे हैं तो। और मैं जानता हूं कि पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में जो पजल का वेटेज है वो रीजनिंग के पेपर में मोर देन 50% का हो गया है। मतलब आप समझिए, अभी लास्ट ही एक एग्जाम हुआ था जिसमें 24 नंबर की पजल 35 नंबर में पूछी गई। मतलब 35 नंबर में सोचिए 24 नंबर की पजल, समझ रहे हैं आप? मतलब नियर अराउंड 70% का वेटेज है। 70% वेटेज मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर 100 नंबर का रीजनिंग का पेपर होता तो खाली 70 नंबर केवल और केवल पजल आती। तो पजल और सिटिंग को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको सीखना जरूरी है अगर आप रीजनिंग में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो, राइट, ठीक है। लास्ट में आप इंग्लिश में आ जाइए। इंग्लिश एक स्कोरिंग सेक्शन है और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी रीडिंग स्पीड कितनी अच्छी है, आपकी ग्रामेटिकल जो है वो कमांड कितनी बेहतर है, आप आरसी को कितना बेहतर पढ़ लेते हैं। अगर आपके इन सब में कमांड है तो नो डाउट इंग्लिश हमेशा से स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बहुत अच्छे से इंग्लिश में अपने मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगर मैं होल सोल मैथ्स की बात करूं, देखिए मैथ्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डीआई। डीआई आपकी जनरली हमने देखा है 1 से 2 डीआई तो एटलीस्ट आती है, जिसमें एक आपकी इजी आती है, एक थोड़ा लेवल की आ जाती है। डीआई आपको पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि डीआई आपको मेंस में भी ज्यादा मिलेगी। तो जो आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो आपको मेंस में भी काम आने वाली है। तो डीआई को थोड़ा सा हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, है ना। इसको सीरियस होके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसके कॉन्सेप्ट, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, अर्थमेटिक के जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे परसेंटेज हो गया, है ना, अगर मैं रेशियो प्रोपोर्शन कहूं, ये सब कुछ आपको हेल्प करेगा डीआई में। तो डीआई आप जरूर पढ़िए, है ना, बेसिक से पढ़िए, सारे पैटर्न को पढ़ लीजिए, चाहे पाई चार्ट हो, है ना, टेबुलर डीआई हो, कैसलेट डीआई हो, ये आपके एग्जाम में काफी हद तक पूछे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो आपके स्कोरिंग टॉपिक हैं, लाइक नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मैंने आपसे क्या बोला, ये आपको डीआई में भी काम आएगा, ये आपके बेसिक अरिथमेटिक में भी काम आएगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं अरिथमेटिक के जिनको थ्रू आप एवरेज, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो कोशिश करें कि उनकी प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा से ज्यादा करिए। यही एक एकमात्र तरीका होता है। लेट सपोज मैं कहूं कि आपको मेंसुरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो मेंसुरेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस की अप्रोच करिए। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे उतना आपको प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में। जितना कॉन्सेप्ट से आप फैमिलियर होते जाएंगे, धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, जिसका फायदा आपको मैथ्स के पेपर में प्रॉपर मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। ये चीज मैं जरूर कहूंगा और ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए कहूंगा कि अपना शेड्यूल जो है वो प्लान कर लीजिए कि आपको कैसे सारे टॉपिक्स को कवर करने हैं। अभी 30 दिन बहुत हैं यार, मतलब अभी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अपने प्लान को प्रॉपर शेड्यूल कर लीजिए कि किस तरह से आपको चीजों को कवर करना है। ठीक, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। रीजनिंग को देखिए। देखिए, रीजनिंग हैज ऑलवेज बीन द डिफिकल्ट सेक्शन इन एग्जाम। इसका कारण है, कारण यह है कि हाँ भाई, पजल का लेवल पूछ लेते हैं। कभी कभी पजल का लेवल आ जाता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि पजल का वेटेज अब थोड़ा सा बढ़ गया है। 50% से ज्यादा का मार्जिन हो गया है। मतलब आप सोचिए कि एटलीस्ट 17 नंबर तो आना ही आना है। 35 नंबर में 17.5 नंबर तो मानिए कि आपका पजल ही है। तो आपको इस सेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है। स्पेशली अगर मैं कहूं, आजकल पजल के बहुत अलग अलग टाइप हो गए हैं। जैसे जनरली हम लोग देखते थे कि लीनियर सिटिंग आती थी, सर्कल सिटिंग आती थी, स्क्वायर आ गई। अब देखिए एडिशन होके आप देख रहे होंगे कि ट्रायंगुलर चल रहा है, पेंटागन चल रहा है, हेक्सागन चल रहा है, अनसर्टेन लीनियर हो गया, अनसर्टेन सर्कल हो गया, और ये मत समझिएगा कि अनसर्टेन पजल एसबीआई क्लर्क में नहीं आ सकता। भले आसान हो, छोटा पैटर्न एग्जामिनर दे, लेकिन वो अनसर्टेन दे सकता है। और अनसर्टेन ना केवल सिटिंग में आ रहा है, पजल में भी पूछा जा रहा है। चाहे अनसर्टेन आपका फ्लोर हो गया या फिर आपका बॉक्स हो गया, राइट, ठीक है। टेबुलर पजल हम 3 वेरिएबल बेस देख रहे हैं जो कि काफी हद तक पूछा जाता है एग्जाम में।
3 वेरिएबल मतलब कि 8 लोग हैं और 3 अलग-अलग शहर हैं, 8 लोग हैं, 3 अलग-अलग स्टडी है, 8 लोग हैं, 3 अलग-अलग इनके कोर्सेज हैं। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो पजल के जो टोटल जितने टाइप हैं, अगर मैं देखो सिंपल यहां पे लिखने की कोशिश करूं, मैं अगर आपको यहां पे बताऊं, तो आपको एक टाइप मैंने क्या बताया, लीनियर, ठीक है, समझिएगा। एक आपका यहां पे सर्कल, ठीक है, इसके बाद एक आपका स्क्वायर, फिर आपका एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद एक आपका ट्रायंगल। ये वो हैं जो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आएगा। एक आपका फ्लोर हो गया, फ्लोर के बाद आपका बॉक्स हो गया, राइट, ठीक है, बॉक्स के बाद आपका टैबुलर हो गया, ओके, ठीक है, शेड्यूल पजल हो गया, जिसमें डे बेस्ड आपका होता है, मंथ बेस्ड आपका होता है, ईयर बेस्ड आपका होता है। और इन सभी में कुछ कुछ पैटर्न में, जैसे लीनियर है, सर्कल है, आपका फ्लोर है, बॉक्स है, आपका यहां पे अगर मैं कहूं स्क्वायर बेस्ड, इसमें भी अनसर्टेन एक दो बार देखा गया है, तो उसमें आपका अनसर्टेन पजल यहां पे आप ऐड कर। तो ये सारे पैटर्न को आपको समझना आवश्यक है, क्योंकि ये एग्जाम में 50% से ज्यादा का आपका वेटेज, राइट, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। अगेन मैं कहूंगा, अगर आप कुछ सेक्शन में वीक हैं तो कोशिश करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो पजल में ही वीक होते हैं, तो कोशिश करें कि पजल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लगातार करें। अगर आप चाहते हैं कि पजल में आप बेहतर करें, तो आप मेरे सेशंस को फॉलो कर सकते हैं। मैं मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे, बैंकिंग वाला इसी चैनल पे सुबह 10 बजे मेरा सेशन लगता है, जिसमें मैं मोस्टली पजल ही करवाता हूं, और पजल को स्पीड में करवाता हूं, ताकि बच्चे जो हैं वो फास्टली इसका आंसर कर पाए। तो आप सबकी अटेंडेंस, अगर आपकी पजल वीक है, तो आप मॉर्निंग में 10 बजे अर्पित सर को प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं फिर कहूंगा कि अपना प्लान जो है वो शेड्यूल कर लीजिए। अभी 1 महीने का समय है, आराम से आप रीजनिंग में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पे आइए, इंग्लिश को देखते हैं। इंग्लिश में देखिए कुछ कुछ टॉपिक, सेंटेंस कनेक्टर, पैरा कंप्लीशन, थीम बेस्ड क्वेश्चन। कोशिश करें कि 5 सेट जो हैं इनके डेली आप प्रैक्टिस करें। अभी 30 दिन है, काफी टाइम है, डेली आप 5 सेट इनकी आप प्रैक्टिस करें। आरसी और क्लोज टेस्ट कोशिश करें डेली एटलीस्ट 2 सेट आप इनकी प्रैक्टिस बिल्कुल लिखते जाएं आप, ताकि आपको शेड्यूल रहे। अगर आपको ही शेड्यूल आप कर ली होते तो मेरा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़ती आपको। तो अभी आप देख रहे हैं, कॉपी में लिख लीजिए कि आपको इन इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। आफ्टर प्रैक्टिसिंग एनालाइज योर स्कोर एंड मिस्टेक्स विच यू हैव मेड ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। ये चीज आपको मैथ्स में भी करनी है, रीजनिंग में भी और इंग्लिश में भी, कि आपने प्रैक्टिस किया, अब आप अपना स्कोर देखिए, कहां पे क्या गलती हुई है उसको एनालाइज करिए, और उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं ये आप देखिए। ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड दिस एक्सरसाइज विल मेक यू फील कॉन्फिडेंट बिफोर एग्जाम एंड यू कैन स्कोर बेटर। देखिए ये चीज आपको करना ही है। जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, सोचिए आप डेली अगर 1 आरसी कर रहे हैं, और अभी 30 दिन है, 30 दिन का समय, और 30 दिन आपने 30 आरसी कर ली, तो सोचिए कितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे मेन एग्जाम देने के लिए। आप डेली सेंटेंस कनेक्टर के 5 सेट है ना, या आप यहां पे पैरा कंप्लीशन, थीम बेस्ड क्वेश्चन, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे एग्जाम टाइम तक, ये आप खुद समझिए। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाइए, इसको फॉलो करिए, इसका फायदा आपको काफी ज्यादा, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगर मैं 30 दिन का देखो शेड्यूल आपको बना के दूं कि मेरे अकॉर्डिंग आप इसको कैसे करेंगे, थोड़ा समझ लो। मैथ्स की बात करते हैं। फर्स्ट वीक आप कैलकुलेशन टेक्निक और नंबर सीरीज पे फोकस करिए। फर्स्ट वीक में ही आपका साथ में परसेंटेज यहां पे ऐड हो गया, क्वाड्रेटिक ऐड हो गया। शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपको प्लान करना है। सेकंड वीक परसेंटेज चल रहा है, रेशियो पे आ जाइए। सेकंड वीक ही आपका पार्टनरशिप, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पे आप आ जाइए। टाइम एंड वर्क, फिर टीएसडी है ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये आपका थर्ड वीक का शेड्यूल हो गया। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे नंबर, मार्जिन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ले लीजिए, और इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है अगले 1 महीने, देख लीजिए अच्छे से। फिर आप थर्ड वीक के आगे गए, तो मिक्सचर एलिगेशन थर्ड वीक में, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड एसआईसीआई। चौथे वीक में डीआई आ गया। डीआई में आपका लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, कैस्लेट हो गया, मिसिंग न्यू ग्राफ हो गया, ज्योमेट्री बेस्ड है ना, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। लास्ट वीक में क्वांटिटी कंपैरिजन, देन आपका प्रोबेबिलिटी और डेटा सफिशिएंसी। हालांकि डेटा सफिशिएंसी आपका हम उम्मीद करेंगे कि प्रीलिम्स में जो है वो नहीं आएगा, तो इसको आप फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं, इतने टॉपिक। और इसकी जगह आप कंप्लीट एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसकी जगह कंप्लीट एक बार आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो आपके लिए काफी सफिशिएंट। तो ये आपका मैथ्स का शेड्यूल हो गया कि अगले 1 महीने आपको ऐसे करना है। लेट्स सपोज रीजनिंग में आते हैं। पहले वीक अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है। और फर्स्ट वीक में ही इनइक्वालिटी, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड और सिलॉग।
ये आपके टॉपिक फर्स्ट वीक के हो गए कि आपको अब आप देख लीजिए कि आप इसको किस तरह से अपने शेड्यूल में फिट कर सकते हैं। फर्स्ट वीक आपके ये 6 टॉपिक यहां पे बन गए। इसके बाद सेकंड वीक में आते हैं सिलॉग का पार्ट 2 ऑर्डर रैंकिंग शेड्यूल बेस्ड पजल। सिलॉग के पार्ट 2 में आ गए। सिलॉग का पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है? जैसे पार्ट 1 में लेट सपोज कोशिश करिए डेफिनेट के सारे कंक्लूजन कर डालिए, जितना भी आपका डेफिनेट कंक्लूजन है। सेकंड वीक में आप पॉसिबिलिटी कंक्लूजन कर लीजिए, तो ये डेफिनेट और पॉसिबिलिटी को आप इस तरह से बाइफर्केट कर सकते हैं। थर्ड सेकंड वीक से ही आपका पजल स्टार्ट हो जाएगा। शुरू करेंगे हम शेड्यूल बेस्ड पजल से। शेड्यूल बेस्ड पजल एसबीआई क्लर्क में आप कोशिश करें कौन कौन से करेंगे। डे वाली कर लीजिए, मंथ वाली कर लीजिए और मंथ प्लस डेट वाली कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम ये उम्मीद कम करते हैं एज पर डेटा कि आपका ईयर वाली पजल जो है वो एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में आएगी। ये थोड़ा सा हम कम एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ईयर पजल को एक लेवल के पजल माना जाता है जो कि पीओ लेवल की होती है, तो क्लरिकल लेवल में उसकी उम्मीद काफी कम है। थोड़ा बहुत आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, लेकिन अगर नहीं भी है तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। तो आपको सेकंड वीक में आएंगे टेबुलर पजल हो गई, फ्लोर पजल हो गई, बॉक्स पजल हो गई। ये आपका सेकंड वीक की प्रैक्टिस हो गई। थर्ड वीक में आते हैं कंबाइन, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, कंबाइन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कि हाँ भाई 10 पजल मैंने ले ली है जिसमें टेबुलर भी है, फ्लोर भी है, बॉक्स भी है, शेड्यूल भी है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। थर्ड वीक से आपको सिटिंग अरेंजमेंट पे आ जाना है। इसमें लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। यहां पे ब्लड रिलेशन बेस्ड जो मैं अरेंजमेंट कह रहा हूं, यहां पे आप समझिएगा कि ये ब्लड वाले अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही, वो तो एसबीआई क्लर्क में नहीं आएगा। मैं यहां पे बेसिकली ब्लड रिलेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि ब्लड रिलेशन 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका पैरा बेस्ड हो गया कि भाई 4-5 पैरा पे आपको कंप्लीट एक फैमिली ट्री बनानी है। एक आपका इंडिकेटिंग फॉर्म हो गया, एक आपका कोडेड फॉर्म हो गया। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके एसबीआई क्लर्क में या तो पैरा बेस्ड क्वेश्चन आएगा या तो कोडेड फॉर्मेट आएगा, तो आप यहां पे पैरा बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, कि हाँ भाई देयर आर 9 पीपल, है ना, 3 जनरेशन है और इसमें 3 मैरिड कपल हैं, तो वो वाली जो ब्लड रिलेशन होता है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। देन मिसलेनियस सिटिंग अरेंजमेंट, जितने भी टाइप आपने पढ़ लिए एक बार इसको आप रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, सिटिंग और पजल दोनों को आप रिकॉल कर लीजिएगा। और लास्ट वीक कंप्लीट सारे सारे जो टॉपिक्स हैं, इसमें देखो कुछ टॉपिक मैंने ऐड नहीं किए। कौन कौन से? एक आपका डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन आपका यहां पे मैंने ऐड नहीं किया था, तो इसमें जब आप जाएंगे ना, अच्छा डायरेक्शन है, ब्लड भी है, ब्लड की पजल का यहां पे सेकंड टाइप। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने यहां पे कवर किया हुआ है। लास्ट वीक में एक बार सभी को रिकॉल कर लीजिए, सभी को रिकॉल, स्पेशली कौन कौन से टॉपिक आपको रिकॉल करने हैं, इसको एक बार प्रॉपर रिकॉल कर लीजिएगा, सिटिंग और पजल। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ब्लड रिकॉल करना है, डायरेक्शन रिकॉल करना है, आपको रैंक वाली पजल रिकॉल करनी है। रैंक पजल कौन सा हो गया? जो हाइट बेस्ड, वेट बेस्ड, एज बेस्ड, जो ये वाली पजल पूछता है, ये आप रिकॉल कर लेना। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आप एक बार रिकॉल कर लेना। इसके अलावा आपका अल्फाबेट, अल्फाबेट में जो पेयर वाले सवाल होते हैं, है ना, या फिर कोई नंबर दे दिया उसमें ऑड -1, है ना, इवन +1, या कोई लेटर दे दिया कॉन्सोनेंट +1, वॉवेल -1, वो वाला कॉन्सेप्ट वो आपको यहाँ रिकॉल कर लेना है। और बस इतना आपका डन हो गया रीजनिंग में। ठीक है, इंग्लिश पे आ जाइए। फर्स्ट वीक आपको इंग्लिश का बेसिक फंडामेंटल, फिर आप ग्रामेटिकल पार्ट को कहां तक ले जाएंगे? आप सेकंड वीक, इवन सेकंड वीक के लास्ट तक आप ग्रामेटिकल पार्ट को ले जाएंगे। ग्रामेटिकल पार्ट बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर के क्वेश्चन ग्रामेटिकल पार्ट से पूछे जाते हैं। सेकंड वीक में आप एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एफआईबी एंड क्लोज टेस्ट, ये आपका सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस थर्ड वीक में आइए पैराजम्बल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आरसी। अब देखो थर्ड वीक के लास्ट से और फोर्थ वीक लगभग मैंने यहां पे सेट किया है आरसी के लिए। आरसी आपका हो गया, आरसी के डिफरेंट क्वेश्चंस हो गए, और वोकैब बेस्ड जो आरसी के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कंप्लीट चौथे वीक में प्रॉपर कवर करना है अपने शेड्यूल के साथ। पांचवें पे आ जाइए, मैथ द कॉलम, वर्ड एक्सचेंज, कनेक्टर्स, इनएप्रोप्रिएट वर्ड, वोकैब। इसको अभी रहन दीजिएगा, है ना, ये अभी आपके काम नहीं आने वाला है। वैसे भी एसबीआई क्लर्क में ये आपका काम नहीं आएगा, तो इसको आप रहन दीजिएगा। वोकैब तक के पार्ट पे जाइएगा, उसके बाद आप इसको कंप्लीट रिकॉल कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपके 5 हफ्ते का एसबीआई क्लर्क का शेड्यूल यहाँ पे इंग्लिश का भी प्रॉपर यहाँ पे आपको मिल गया। आई होप आपको बताई गई इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। एसबीआई क्लर्क का ये बैच भी है, जो लोग फ्रॉम द बेसिक पढ़ना चाहते हैं इसको अवेल करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल ये कहूंगा कि समय कम है, स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी कैसे तैयारी करनी है। अपना बेस्ट करिए, 100% स्कोर करिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो काफी अच्छे से क्लियर होगा, अगर आपने बताई गई इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर फॉलो किया तो। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिएगा।
फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।